Assalamu alaikum class. Today we are starting with the topic is money. So coming to slide 2, that is what is money. Money is any medium of payment. बेटा इसका मतलब ये है कि हम किसी भी चीज की पेमेंट जो है ना वो मनी से हम करते हैं जो जनरली यानी पूरी दुनिया में या पूरे कंट्री के अंदर एक्सेप्टेबल होती है अगेंस्ट एनी गुड और सर्विसेज. इसको हम यूनिट ऑफ अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ये हमारे पास एक मेजर है, एक टूल है आप कह सकते हो, जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि किसके पास कितनी वेल्थ है. यानी हम नॉर्मली आप लोगों ने भी हम लोग कंपेयर ऐसे ही करते हैं ना कि किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो वो इन टर्म्स ऑफ हम मनी ही मेजर कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट. ठीक हो गया. फिर उसके बाद इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू एज वेल. मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये कि किसके पास कितनी वेल्थ है, ये भी हमें मनी बताती है ना. अगर आप किसी की नेट वर्थ चेक करते हो, जैसे आइंस्टाइन की, या जैसे आप अपनी नेटवर्थ शो करते हो कि मेरे पास किसके पास कितने पैसे हैं, या अगर हम बिल गेट्स को दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी कहते हैं, तो हम किस तरह से चेक करते हैं कि उसकी अकाउंट बैलेंस यानी उसकी नेटवर्थ कितनी है इन टर्म्स ऑफ मनी. तो किसी भी बंदे की अगर आपने वेल्थ मेजर करनी है, उस बंदे की मार्केट वैल्यू मेजर करनी है, तो हम यूज करते हैं मनी. ठीक हो गया. चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. मेटलिज्म. एज हम लोगों ने ये क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मेटलिज्म यानी जब पेपर मनी नहीं थी हमारे पास, ये करेंसी नोट्स नहीं थे, तो इन द पास्ट ईयर्स वी यूज्ड टू यूज कॉइन्स, जो स्टार्ट हुआ था गोल्ड कॉइन से, कि आप किसी को भी सिक्के गोल्ड के दे के और उसके अगेंस्ट आप अपनी चीज लेके आते थे. तो बच्चे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था मोनोमेटलिज्म से, यानी व्हेन अ सिंगल मेटल वाज यूज्ड एज अ करेंसी, जब जो स्टार्ट हुआ था गोल्ड से. उसके बाद फिर क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ती गई, दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स एज वेल, तो फिर हम लोगों ने गोल्ड के साथ सिल्वर को भी पार्ट बनाया एज अ मनी. तो गोल्ड और सिल्वर वर बोथ ऑफ देम वर यूज्ड एज मनी, इसीलिए फिर वो आ गया था बाय मेटलिज्म, यानी हमारे पास दो मेटल्स यूज हो रहे थे एज मनी. फिर उसके बाद टाइम बढ़ता गया तो हम मल्टी मेटलिज्म पे भी आए, यानी ब्रोंज, फिर कॉपर कॉइन्स, ये चीजें भी बनना शुरू हुई. तो वो फिर एज पर नीड, एज पर डिमांड बढ़ती गई मनी की, तो हमारे पास फिर मल्टी मेटलिज्म भी आया. और फिर एट प्रेजेंट उसके बाद हम आज गए पेपर स्टैंडर्ड पे, जब हमारे पास आ गया टाइम ऑफ करेंसी नोट्स, क्योंकि तब मेटल मनी की डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा था. सेकेंडली ये हमें एक्सपेंसिव भी पड़ रहा था. तो देन द स्टेट्स डिसाइडेड कि हर कंट्री का जो है करेंसी नोट होगा जो दूसरे से डिफरेंट होगा, और पेपर वाज यूज्ड एज अ मनी. एक स्पेसिफिक करेंसी नोट डिजाइन किया गया जिसको आप मार्केट में दे के और अपनी चीजें लेके आते हो जो उस कंट्री के अंदर एक्सेप्टेबल होता है. ठीक हो गया. तो ये हो गया हमारा पेपर स्टैंडर्ड जो आज भी हमारे पास चल रहा है. नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, अब फंक्शंस ऑफ मनी में सबसे पहले आता है मोड ऑफ एक्सचेंज. इसकी हेडिंग ही मेरा ख्याल है आपको चीज क्लियर कर रही होगी दैट कोई भी चीज खरीदने से पहले आपको अगेंस्ट में मनी देनी पड़ती है, यानी एनीथिंग यू बाय इन एक्सचेंज यू हैव टू पे. तो ये तो सबसे आसान फंक्शन हो गया कि कोई भी चीज खरीदने के लिए हमें एक्सचेंज में मनी पे करनी पड़ती है. कमिंग टू फंक्शन नंबर 2, दैट इज कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. तो बेटा कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू से मतलब यही है ना कि आप सबके, हम जैसे पाकिस्तान के अंदर मेरी, आपकी, आपके पेरेंट्स की, हमारे और टीचर्स की, हमारे पॉलिटिशियंस की, हम सबकी जो वेल्थ चेक करते हैं, उसके लिए हम सब पाकिस्तानी रुपी चेक करते हैं कि किसके पास कितने रुपए हैं. तो ये क्या है, यानी पाकिस्तान के अंदर RS रुपी, रुपीज इज द कॉमन यूनिट. PKR इज द कॉमन यूनिट जिससे हम सारों की वेल्थ मेजर करते हैं. अगर हम इसको ग्लोबली बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग डॉलर, USD जो है उसको यूज करते हैं सबकी वेल्थ कैलकुलेट करने के लिए. ठीक हो गया. तो यानी एक कॉमन स्टैंडर्ड आप चेक करते हो ना कि किसकी वेल्थ कितने है. अब अगर हम पुराने जमाने में जरा मुश्किल हो जाता था, भाई इसके पास 4 गायें हैं, उसके पास 2 भैंसे हैं, या किसी के पास 3 ऊंट है, तो ये कंपेरेबल नहीं था. आप गाय को भैंस के साथ या गाय को ऊंट के साथ, इट वाज वेरी हार्ड टू कंपेयर कि हम कैसे कंपेयर करें. तो मनी से हमें ये फायदा हो गया कि अब हम इजीली चेक कर सकते हैं कि किसके पास कितनी वेल्थ है एक सिंगल यूनिट पे. चलो जी आ जाओ स्टोर ऑफ वैल्यू पे.
तो स्टोर ऑफ वेल्थ आप इसको कह सकते हो फॉर फ्यूचर। आप लोगों के बैंक अकाउंट्स में जो पैसे होते हैं, जो आप या थोड़ी सी सेविंग्स जो आप करते हो अलग से, वो आप पैसों की शक्ल में करते हो ना। कभी भी चीजें लेके तो हम नहीं रखते ना कि अच्छा मैं ये कपड़े लेके रख लेता हूँ, मुझे 10 साल बाद काम आएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, हम लोग सेविंग्स करते हैं। तो वो किस में करते हैं? यूजुअली मनी में करते हैं। हाँ, गोल्ड टू सम एक्सटेंट, लेकिन वो जाहिर है जो उसका हिसाब है वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है इन द कंट्री। तो हम लोग इनिशियल जो स्टार्ट करते हैं, इवन गोल्ड खरीदने के लिए भी, तो वो हम मनी से करते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा उसको बचा के रखते हो अपने फ्यूचर यूज के लिए। और वही चीज आपको फ्यूचर में काम भी आती है। अगर आप कपड़ा या चावल या ऐसी कोई चीज लेके रखोगे तो हो सकता है वो डेप्रिशिएट हो जाए, वो पेरिश हो जाए, वो खराब हो जाए, खत्म हो जाए। तो हम लोग मनी रखते हैं, पैसा रखते हैं, ताकि वो हमें फ्यूचर में काम आ सके। इट्स कॉल्ड स्टोर ऑफ वैल्यू। फिर स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। बेटा ये इसका मतलब ये कि फ्यूचर में अगर आपने कोई पेमेंट करनी है तो उसके लिए भी मनी यूज होती है। यानी अब अगर आपने सपोज एक लैंड खरीदी है और उस लैंड की पेमेंट फ्यूचर में करनी है। अब मैंने जमीन आज खरीद ली थोड़ी सी डाउन पेमेंट करके, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं अगले साल इसकी पेमेंट पूरी करूंगी। तो हम लोग एक डिसाइड कर देते हैं कि ये इतनी वैल्यू फ्यूचर में मैं पे करूंगी। तो हम लोग का क्या है कि ये एक टूल है जिसको आप मेजर कर सकते हो कि अगर मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो वो कितनी करनी है। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। आई होप ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा जी, अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ मनी पे। बेटा सबसे पहले आता है हमारे पास स्टैंडर्ड मनी, अ करेंसी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल्स टू इट्स फेस वैल्यू। अच्छा पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू जो होती है वो करेंसी नोट के ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है, दैट इज योर फेस वैल्यू। यानी अगर 100 रुपीज का आपके पास नोट है जो उसके ऊपर 100 लिखा हुआ है, तो वो 100 रुपी उसका फेस वैल्यू हो गया। फिर उसकी एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी उसकी असल वैल्यू, कि 100 रुपए की आपको कितनी चीज मिलती है। लेट से पाकिस्तान के अंदर, यानी हम सपोज करते हैं कि हमें 1 किलो आटा या 2 किलो आटा मिलता है 100 रुपीज का, तो वो उसकी हो गई इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जब आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर हो गई तो वो होती है आपकी स्टैंडर्ड मनी। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी नोट्स आपके पास आजकल चल रहे हैं, जैसे हमारे पास 100 का एक रेड नोट है, जो थोड़ा सा जरा मिनिमम साइज का है। ये हमारे पास आज का करंट करेंसी नोट है। अब अगर थोड़ा पहले याद करो, कुछ साल पहले, जब 100 रुपी का नोट तो था, इस रेड कलर का ही था, लेकिन जरा बड़े साइज के नोट होते थे। याद करो थोड़ा सा अपना बचपन। तो अब हालांकि वो नोट अगर आप देखो वो भी करेंसी नोट है, उसके ऊपर भी 100 लिखा हुआ है, लेकिन अब वो नहीं चलता मार्केट में। तो वो स्टैंडर्ड मनी नहीं है, वो एक एक पास्ट मनी थी जो अब हमारे पास म्यूजियम्स में रखी गई हुई है। ठीक हो गया। तो स्टैंडर्ड मनी यानी वो मनी जो जिसपे जो वर्थ लिखी हुई है, मार्केट में भी लोग उसको आपकी उतने की ही चीज आपको प्रोवाइड करें। फिर हम आते हैं टोकन मनी पे, अ करेंसी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन इट्स फेस वैल्यू। बेटा जब कोई चीज आप मार्केट में कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो आप लोग, तो हम या कोई गाड़ी इस तरह की चीज, घर वगैरह, तो आप लोग स्टार्ट में कोई एक डाउन पेमेंट या एक टोकन मनी दे के आते हो, जिसको हम बयाना भी कहा जाता है। कि आप सपोज ये 2 लाख की कोई चीज खरीदने से पहले आपने 50,000 की एक इनिशियल पेमेंट कर दी कि बाकी हम बाद में कर देंगे, लेकिन आप चीज वो लेके आ जाते हो। लेट से कि आप में से कोई भी स्टूडेंट मार्केट गया, उसने एक 15 lakhs की गाड़ी खरीदनी है, लेकिन वो सिर्फ मार्केट में 2 लाख रुपए देके और गाड़ी का पोजीशन लेके ले आया है। तो अब ये 2 लाख के अगेंस्ट उसको गाड़ी तो मिल गई है, इसका मतलब उसके 2 लाख की जो फेस वैल्यू है, 2 लाख, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी अंदरूनी वैल्यू जो जिसके अगेंस्ट उसको गाड़ी मिल गई है, ये ज्यादा है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू। हाँ, नो डाउट उसको फ्यूचर में पेमेंट करनी होगी, लेकिन फिल वक्त वो 2 लाख के अगेंस्ट वो एक गाड़ी लेके आ गया है। तो यानी ये 2 लाख हो गया टोकन मनी, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू की उसके बदले में जो आपको चीज मिली है वो हैवी है, इज ग्रेटर देन जो फेस वैल्यू जो उस करेंसी नोट के ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है। आई होप ये क्लियर है। अच्छा जी, क्रेडिट मनी, इट इज द फ्यूचर क्लेम ऑफ मनी ऑन सम एग्जिस्टिंग गुड्स और सर्विसेज। आप लोगों ने किसी को, जो हम गिरवी दे रखते हैं कोई चीज या क्या, कि आप लोगों ने कोई कोई चीज रखवाई और उसके अगेंस्ट कोई पैसे दिए, या कोई चीज खरीदी और उसके अगेंस्ट आपने पैसे लेकिन फ्यूचर में देने हैं। तो वो चीज जो आप खरीद के लेके आए हो, उसके जैसे अब वही
कि आप लोगों ने गाड़ी खरीदी, वही हम जो नॉर्मली हमें इंश्योरेंस वाले कहते हैं कि, बल्कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि इंश्योरेंस से बेटा गाड़ी ना लो, क्योंकि 15 लाख की गाड़ी 18 लाख की मिलती है। क्योंकि वो टाइम टू टाइम जो आप उनको इंस्टॉलमेंट्स दे रहे होते हो, जो आप उनको पेमेंट्स कर रहे होते हो उस चीज की, तो वो क्रेडिट है ना, यानी चीज तो आपको अभी मिल गई है, उसके हमें भाई 15 लाख की गाड़ी मिल गई है, लेकिन टाइम टू टाइम आप उसकी पेमेंट्स कर रहे हो, यानी उस गुड और सर्विसेज की पेमेंट्स जो आप इन फ्यूचर करते रहोगे, वो हो गया आपका क्रेडिट मनी। फिर हम आते हैं पेपर मनी पे। ये इट्स टू सिंपल, ये वही करेंसी नोट जो आपको नजर आता है, दैट इज योर पेपर मनी। फियाट मनी, it is the currency without intrinsic value, mostly used by government for tenders etc. जब गवर्नमेंट्स या कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज कोई टेंडर रिलीज करती हैं कि हमें ये काम कर दें आप, तो वो इनिशियली आपको पूरे टेंडर के पैसे नहीं देती हैं, वो आप लोगों को एक सिर्फ डॉक्यूमेंट हमारा साइन हुआ होता है कि ये काम आप लोगों ने करना है और अगेंस्ट हमारा इतने अमाउंट का ये टेंडर है। काम शुरू हो जाता है, किस बेसिस पे? सप्लायर अपना सारा मटेरियल भी लगा रहा है, लेबर भी लगा रहा है, सिर्फ उससे एक डॉक्यूमेंट के बेस पे। तो ये हो गई एक तरह की फियाट मनी, जो गवर्नमेंट ने एक एक बॉन्ड दे दिया, एक एक डॉक्यूमेंट दे दिया कि आप लोग हमारा काम करें, और काम कंप्लीट होने पे या इस टाइम के बाद आपको उसकी पेमेंट कर दी जाएगी। इसको कहते हैं फियाट मनी। और ये बेटा यूजुअली यानी एक जुबानी होती है, लेकिन गारंटी शुदा कोई काम होता है जो आप करते हो, जिसकी मनी आपको या अमाउंट आपको बाद में मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कमिंग टू एडवांटेजेस ऑफ मनी, सबसे पहले इट इज इजीली एक्सेप्टेबल। अगर पाकिस्तान में आप पाकिस्तानी रुपी पीकेआर लेके कहीं भी मार्केट में जाओगे, तो जाहिर है वो इजीली एक्सेप्टेबल है, आप अगेंस्ट में कोई भी चीज लेके आ जाओ। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आप इंडियन रुपी लेके या बंगाली टका लेके या आप श्रीलंकन रुपी लेके जाओगे, तो इट इज नॉट इजीली एक्सेप्टेबल। मतलब वो अगला बंदा सोचेगा कि भाई मैं दूसरे कंट्री की करेंसी क्यों लूं। तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रुपी सबसे ज्यादा इजीली एक्सेप्टेबल है। उसके बाद डॉलर्स या यूरो वगैरह तो है, लेकिन एक कंट्री के अंदर उसकी करेंसी ही इजीली एक्सेप्टेबल होती है। फिर उसके बाद पोर्टेबल, इजी टू कैरी एनीवेयर। तो आप जितना भी मर्जी करेंसी नोट्स अपने वॉलेट में रखो, अपने पास रखो, अपने बैग में रखे, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करवा सकते हो। जब हमारे पास कॉइन्स होते थे ना, तब इसको मूव कराना मुश्किल होता था, क्योंकि वो एक हैवी वेट रखते थे। तो इसीलिए ये पेपर स्टैंडर्ड पे आने का एक रीजन ये भी था कि इजीली इसको कैरी किया जा सके। अब तो बल्कि ट्रेवलर्स चेक्स आ गए हैं, आपके पास प्लास्टिक मनी आ गई है, तो वो तो बल्कि और इजीली कैरी हो सकती है कि एक सिंपल कार्ड है जिसके अंदर आप लाखों करोड़ों अरबों लेके सिर्फ एक कार्ड के अंदर इजीली फिर सकते हो। तो ये एक क्वालिटी है कि मनी कैन बी इजीली कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। होमोजेनिटी, दैट इज कॉमन टू ऑल। तो बेटा जो पैसे आपके पास हैं, वही सेम शक्ल के करेंसी नोट्स मेरे पास हैं, आपके घर वालों के पास हैं, आपके फ्रेंड्स के पास हैं। यानी इट इज सेम इन योर कंट्री ओवरऑल, कि हमारे पास होमोजीनियस करेंसी नोट्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कॉग्निजेबिलिटी, इसका मतलब ये कि ये ऑथराइज्ड है लीगल अथॉरिटीज यानी हमारे स्टेट बैंक से, कि ये किसी भी जगह पे किसी भी शॉप पे एक्सेप्टेबल हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। यानी आपके रुपए को कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये किस तरह के पैसे मुझे दे रहा है, अदर देन अगर वो जाली है। तो जो जेन्युइन करेंसी नोट है वो हर जगह इजीली एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको ऑथोराइज किया हुआ है। ठीक हो गया। तो जिस भी करेंसी को आपकी कंट्री की स्टेट लीगली ओके करती है, गो अहेड देती है, वो मनी की क्वालिटी है कि वो कॉग्निजिबिलिटी की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ कमिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इट सेज दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी सिट्रस पैराबस की कंडीशन है, प्राइस लेवल इन अ कंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ मनी वेयर इज इट्स वैल्यू हाफ। लास्ट पार्ट वैल्यू हाफ पे हम बाद में आते हैं, पहले हम बात करते हैं कि प्राइस लेवल इन अ कंट्री का पॉजिटिव रिलेशनशिप है उसकी क्वांटिटी के साथ। अगर एक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट या स्टेट बैंक बिना सोचे समझे करेंसी नोट्स छापती जाएगी, तो क्या होगा? हम सबके पास बहुत सारे नोट्स होंगे। अब बस सबके पास बहुत सारे नोट्स हैं, तो क्या होगा? हम सारे मार्केट में चले जाएंगे, भाई ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। चीजों की डिमांड बढ़ गई, लेकिन चीजें तो मार्केट में उतनी थी ना जितनी है। तो क्या होगा? प्राइस लेवल शूट अप हो जाएगा, जाहिर उसकी डिमांड बढ़ गई। तो क्या हुआ कि अगर आप एक कंट्री के अंदर मनी सप्लाई यानी क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ा दोगे, तो उस कंट्री के अंदर प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। ठीक हो गया। लेकिन कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट। आजकल की जैसे सिचुएशन आप देख लो कि
मार्केट में अगर उसके पास सिर्फ 2 या 3 आटे के बैग्स हैं और आप 10-15 लोग चले गए हो, तो क्या हो रहा है? वो थोड़ी सी चीज महंगी बेच रहा है। मुझे कुछ जगह से जैसे सुनाई दिया था कि आपके जो मोबाइल बैलेंसेस हैं लोड, वो जरा 20-30 रुपए वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि 100 वाला कार्ड अब 120 का मिल रहा है या 550 वाला कार्ड 570 का मिल रहा है। तो वो 20-30 रुपए जो वो ऊपर आपसे ले रहे हैं, वो उस चीज की क्या कर रहे हैं, वो जा उन्हीं के पास रहा है, कंपनी के पास नहीं जा रहा। लेकिन क्या हुआ है कि ओवरऑल कंट्री के अंदर प्राइस लेवल आपका बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है कि मनी की वैल्यू जो है ना बेटा, वो कम हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले जब सिचुएशन नॉर्मल थी, इस पेंडेमिक सिचुएशन से पहले, 100 रुपए का कार्ड 100 रुपए का ही मिलता था, 500 वाला कार्ड हमें 500 का ही मिलता था। अब 100 वाला कार्ड जो 120 का मिल रहा है, तो हो क्या रहा है कि मनी से हम चीज तो ला रहे हैं, चीज तो वही सेम है, लेकिन मनी की वैल्यू, उसकी अहमियत कम हो गई है कि अब हमें 100 रुपए वाला कार्ड लेने के लिए 120 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि क्वांटिटी मनी की बढ़ा के उसकी कंट्री के अंदर प्राइस लेवल बढ़ जाता है, लेकिन मनी की जो वैल्यू, जो वर्थ है, वो कम हो जाती है। एम आई क्लियर? फिर हम आ जाते हैं नीचे वैल्यू ऑफ मनी पे। तो वैल्यू ऑफ मनी बच्चे यही है कि परचेसिंग पावर ऑफ अ मनी, यानी आप उस नोट से, एक करेंसी नोट से कितना अमाउंट खरीद सकते हो। ठीक हो गया? वो हो गया आपका वैल्यू ऑफ मनी, वर्थ ऑफ मनी, परचेसिंग पावर ऑफ मनी, एबिलिटी ऑफ मनी। एम आई क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। मोटिव्स फॉर मनी डिमांड, इसको आप रीजंस फॉर मनी डिमांड भी कह सकते हो, कि हम सबको क्यों पैसे चाहिए, व्हाई एवरीबडी ऑफ अस नीड्स मनी। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन मोटिव, इसके नाम से हमें आइडिया हो रहा है कि ट्रांजैक्शंस के लिए हमें मनी चाहिए। सबसे ज्यादा हमारी डे टू डे जो ट्रांजैक्शन है, आटा चावल दाल टमाटर, हाँ, गैस का बिल, बिजली का बिल, ये सारी चीजें हमारी डेली बेसिस की ट्रांजैक्शंस हैं, जिनको परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली वी नीड मनी। तो जो आपके पास सैलरीज आती हैं हमारे अकाउंट्स में, या बाबा जो पैसे देते हैं, वो हम रखे नहीं रखे रहते, हमें सबसे पहले उनका कोई कैश आइटम चाहिए, कोई लिक्विड में मनी चाहिए, जिसको हम जाके मार्केट में देके तो उसके अगेंस्ट अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हम पूरी कर सकें। और मोस्टली डे टू डे ट्रांजेक्शन्स आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, जो आप फूड आइटम्स या क्लोथिंग, इस तरह की चीजें परचेज कर रहे होते हो। तो दिस इज फर्स्ट रीजन दैट यू नीड मनी। उसके बाद फिर हमें कुछ प्रिकॉशनरी रीजंस पे भी मनी होल्ड करनी चाहिए, रखनी चाहिए अपने पास। जितने भी बाबा पैसे देते हैं आपको, सारे की सारे हम नहीं खर्च करते, उसमें से कोई 20-30 रुपए या कोई 50-100 रुपए आप साइड पे रखते हो, इन केस मुझे ये किसी वक्त जरूरत, इन रेनी डेज अगर मुझे पड़ जाए जरूरत। आपके बाबा भी, मम्मा भी पूरी की पूरी सैलरी एक महीने में नहीं खर्च करते, वो उसमें से कुछ अमाउंट एक साइड पे लगा देते हैं कि इन केस कोई बीमार हो गया या कहीं जाना पड़ गया, कोई मेहमान आता है, कोई अनप्रिडिक्टेबल एक्सपेंडिचर अगर लाइफ में आता है, तो उसको मीट करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मनी भी होना चाहिए। यानी ये घर में रखे हुए वो कुछ पैसे होते हैं जो नॉर्मली किसी को पता नहीं होते, लेकिन वो आपके बाबा ने रखे हुए होते हैं कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, जो हम पैसे रखते हैं, वो हो गया प्रिकॉशनरी रीजन फॉर मनी डिमांड। फिर हम लास्ट आते हैं स्पेक्यूलेशन मोटिव पे। स्पेक्यूलेशन मोटिव का मतलब है कि ये मेजर पोर्शन ऑफ मनी डिमांड है, दैट इज व्हेन यू होल्ड मनी फॉर फ्यूचर प्रॉफिट्स। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आप पैसे बैंक में रखते हो, जो कुछ अमाउंट ऑफ मनी आप इन्वेस्ट कर देते हो, कोई आप सिक्योरिटी बॉन्ड लेके आते हो, कोई आप छोटी मोटी कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, या 1-2 साल के लिए आप उसको फिक्स कर देते हो, या सेविंग सर्टिफिकेट्स लेके आ जाते हो, इसके लिए भी आपको पैसे चाहिए फॉर योर स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। क्यों? ताकि उनसे आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट मिले। दिस इज अ नॉर्मल लाइफ कि अगर जो थोड़ा सा हम सेव करते हैं, उसमें से कुछ तो हम घर रखते हैं कि ठीक है, ये हमें इमरजेंसी में काम आएगा, और कुछ हम इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उससे हमें फ्यूचर में थोड़ा सा और पैसा या कुछ प्रॉफिट आता रहे। तो यानी मनी से हम मजीद जो मनी मेकिंग करते हैं यूजिंग अवर एग्जिस्टिंग मनी, वो होती है हमारा स्पेक्यूलेशन मोटिव। और ये सबसे बड़ा मोटिव होता है मनी डिमांड का, क्योंकि जरूरत की चीजें या जो स्पेस इमरजेंसी बेसिस के लिए जो हम पैसा रखते हैं, वो स्पेसिफिकली कम अमाउंट होता है। लेकिन हमारे कंट्री के अंदर एक हैवी अमाउंट है, जो हमारे जो रिच सोसाइटी है वो सेव करती है या अपने हाथ में रखती है फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, ताकि वो फ्यूचर में उस मनी से कुछ और पैसे जनरेट कर सके। ठीक हो गया? तो ये हो गया हमारा स्पेक्यूलेशन मोटिव फॉर मनी डिमांड, या स्पेक्यूलेशन रीजन फॉर मनी डिमांड। ये 3 हमारे पास रीजंस थे मनी डिमांड के। तो विद दिस हम अपना ये आज का लेक्चर, दैट इज मनी
and its kinds, its functions, its demand, quantity theory of money, वो end करते हैं. Next slide. Thank you, Beta. I hope the situation is clear to you. The slides are clear to you. If you have any other question, so that you can send me in our group, और मैं कोशिश करूंगी कि उसको आपको respond करूं और उसको clear करें. तो all the best. Thank you.